हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नया दर्शन। राजस्थान एक्साइज एक्ट की लेक्चर सीरीज़ चल रही थी। ये लेक्चर चैप्टर 7 पे होने वाला है। प्रीवियस वीडियो चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6 आपने नहीं देखे तो मेरी प्लेलिस्ट है राजस्थान एपीओ, उसमें जाकर राजस्थान एपीओ नाम की प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर के आप राजस्थान एक्साइज एक्ट की वीडियो देख सकते हो। और जो बाकी दो एक्ट है राजस्थान से रिलेटेड जो एपीओ में आ रहे हैं, पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 1992 और पब्लिक एग्जामिनेशन 2022, उनकी भी वीडियो वहाँ पे अपलोड है। बीएनएस की लेक्चर सीरीज़ चल रही है जो आगे चल के आपके कोर्स में आने वाली है। उसके बाद बीएनएसएस और बीएसए की भी लेक्चर सीरीज़ कंटिन्यू होगी, तो आप चाहे तो जा कर के देख सकते हैं, चाहो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। सीधे आ जाते हैं काम की बात पर। ओके, अब देखो, चैप्टर 6 तो अपन ने पढ़ लिया था। अब चैप्टर 7 क्या कहता है? चैप्टर 7 कहता है जनरल प्रोविजंस। अब है ना, आप ये देखोगे ना, एक तो देखो सेक्शन 40 ये आपको लंबा चौड़ा दिखेगा, एक तो ये सेक्शन और सेक्शन 69। सेक्शन 69 तो आई गेस 2 से 2.5 पन्नों का है। अगर आपके पास डाइग्लोड एडिशन है तो वो 4 पेजेस का दिखेगा। अदरवाइज़ नॉर्मल एडिशन है जिसमें इंग्लिश या सिर्फ हिंदी दे रखी है तो वो 2.5 से 3 पेजेस का दिखेगा आपको। तो उसको देख करके नहीं डरना, उसको भी मैंने काफ़ी संक्षिप्त में कर दिया है। 1 से 2 पेज में आपका पूरा 69 भी कवर हो जाएगा। सबसे बड़ा सेक्शन है 69 इस एक्ट का। तो खैर वो जो अपन पढ़ेंगे तब देखेंगे। अपन आ जाते हैं सीधा इस पे। ओके, इसको हल्का सा इरेज कर देता हूँ मैं ताकि आपको आसानी से दिखें चीज़ें। ओके, चलो शुरू करते हैं। देखो सेक्शन 39 क्या कहता है? मेजर्स, वेट एंड द टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट, एवरी पर्सन हु मैन्युफैक्चर सेल्स एनी एक्साइजेबल आर्टिकल्स अंडर लाइसेंस शैल बी बाउंड बाय, मतलब उसको करना ही करना पड़ेगा। जो भी मैन्युफैक्चर सेल कर रहा है कोई भी एक्साइजेबल आर्टिकल। अब ये मत पूछना सर एक्साइजेबल आर्टिकल क्या है, ये तो वही बात हो जाएगी, रामायण ख़त्म हो गई। किसी ने एक ने पूछा सर राम कौन थे, तो पुरानी वीडियोस देख लेना, उसमें आपको पता चल जाएगा एक्साइजेबल आर्टिकल क्या होता है। अब देखो क्या होगा, शेल बी बाउंड बाय टू सप्लाई हिमसेल्फ सच मेजर्स वेट इंस्ट्रूमेंट एज द एक्साइज कमिश्नर में प्रेस्क्राइब, मतलब उसको खुद के पास रखने पड़ेंगे। क्या? जो भी एक्साइज कमिश्नर बोलता है, कोई भी मेजर्स, वेट्स, इंस्ट्रूमेंट जो एक्साइज कमिश्नर कहता है कि नहीं ये आपको अगर लाइसेंस चाहिए या फिर कुछ मैन्युफैक्चर करना है आपको, तो ये पर्टिकुलर चीज़ेस आपके पास होनी चाहिए। तो उस जो भी ये का काम कर रहा उसको ये सब चीज़ें खुद को सप्लाई करनी पड़ेगी, खुद के पास रखनी पड़ेगी। ये मतलब नहीं सप्लाई ये वाला, ये नहीं गाड़ी में बिठाया और भेज दिया कहीं, नहीं वो वाला सप्लाई नहीं। ऑन द रिक्विजिशन ऑफ एनी एक्साइज ऑफिसर एट एनी टाइम मेजर्स वेट टेस्ट एक्साइजेबल आर्टिकल्स इन पोजेशन सच मैनर एज द एक्साइज ऑफिसर में रिक्वायर। अब देखो ये कह रहा है कि जब जब एक्साइज ऑफिसर चाहे, रिक्विजिशन मतलब खुद के पास बुलाए या फिर खुद जाकर के चेक मारे, चेकिंग करे, तब तब उसको जो भी एक्साइजेबल आर्टिकल है जो उसके पोजीशन में ऐसे मैनर में रखने पड़ेंगे जैसा एक्साइज ऑफिसर चाहता है। तो ये सेक्शन में है ना कुछ खास बात नहीं है, ये सेक्शन इम्पोर्टेंट है 40 और 40A। अब ये देखो ये दोनों सेक्शन है ना 40 और 40A रिकवरी से रिलेटेड है, रिकवरी ऑफ एक्साइज रेवेन्यू और स्पेशल मोड ऑफ रिकवरी। तो देख लेते हैं इनमें क्या है। देखो ये काफ़ी ज़्यादा आप देखोगे ना, ये वाला बुक में यार देखो बहुत आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि ये जो राजस्थान एक्साइज एक्ट है ना, राजस्थान एक्साइज एक्ट, ये शायद बेहतर तरीके से इसको ड्राफ्ट किया जा सकता था। मेरे ख्याल से शायद पुराना एक्ट है, इसमें पुराना एक्ट भी है लेकिन अमेंडमेंट भी किए गए ना इस एक्ट में समय समय के बाद, तो वो भी कहीं पर भी कुछ भी कर दिया गया, मतलब उसको शायद थोड़ा एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बेहतर ढंग से किया जा सकता था। तो आप ये थोड़ा एक्ट पढ़ोगे ना तो आपको भी लगेगा कि यार ये थोड़ा अच्छे से और अच्छे से इसको ड्राफ्ट करके लिख सकते थे। मैं ये नहीं कह रहा बहुत बुरा, इससे भी बुरे बुरे ड्राफ्टेड है लॉज, तो मैंने तो खैर इसे बुरे बुरे पढ़े हैं, पर इसको और अच्छे से इसको कर सकते थे चाहते तो ये लोग।
खैर अपना मैटर नहीं है, अब जो बन गया, अपने को तो पढ़ना है। तो देखो ये जो है ना, आपको ऐसे सिंप्लीफाई कर लेना, आपका काम आसान हो जाएगा। ओके देखो अब ये क्या है, रिकवरी ऑफ जो भी एक्साइज रेवेन्यू होता है ना, उसको रिकवर कैसे करेंगे, किससे रिकवर करेंगे? जो पर्सन प्राइमरी लाइबल है, जिससे पैसा मांगे जाते थे, रेवेन्यू मांगना था पर उसने दिया नहीं, जो प्राइमरली लाइबल है उससे, या फिर उसका कोई श्योरिटी है। ओके श्योरिटी कौन? उसके बिहाफ पे किसी ने श्योरिटी दी, साहब ये नहीं करेगा तो मैं कर दूंगा, आप चिंता मत करो, लाइसेंस लेते वक्त ऐसा बोला गया। तो या तो वो पर्सन जिसने लाइसेंस लिया या काम कर रहा है, या फिर उसका श्योरिटी। कैसे रिकवर होगा? एज एन एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू और रिकवरी ऑफ पब्लिक डिमांड। आप डायरेक्ट पढ़ लेना, यही निकलेगा। अब मान लो डिमांड तो कर लिया, रिकवरी कर लिया, लेकिन अगर उसने डिफ़ॉल्ट कर दिया, तब एक्साइज कमिश्नर और एक्साइज ऑफिसर क्या करेगा? विल टेक द ग्रांट ऑफ डिफ़ॉल्टर अंडर देयर मैनेजमेंट एट द रिस्क ऑफ, जो भी उसका ग्रांट है, ओके जो भी उसकी प्रॉपर्टी है, जो भी डिफ़ॉल्टर की है, अंडर द मैनेजमेंट, वो खुद के मैनेजमेंट में ले लेंगे। एट द रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्टर मीन्स मैनेज तो कर लेंगे, मैनेजमेंट में तो ले लेंगे एक्साइज ऑफिसर, एक्साइज कमिश्नर, लेकिन अगर उसमें मान लो कोई भी नुकसान हुआ, उसका जो भी रिस्क है, वो रिस्क अभी भी डिफ़ॉल्टर पे ही रहेगा। ओके भाई डिफ़ॉल्ट किया है तो सज़ा तो अब आपको थोड़ा तो भुगतनी पड़ेगी, रिस्क तो रहेगा, और वो रिस्क चाहे मैनेज वो करे, रिस्क तो डिफ़ॉल्टर पे ही रहेगा। यहाँ एक्साइज कमिश्नर और एक्साइज ऑफिसर बोल रहे हैं भाई हम नहीं लेंगे रिस्क, रिस्क तो आप पे ही रहेगा, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का बाबा है ना। अब देखो आगे चलते हैं, और ये इनके पास दूसरा ऑप्शन क्या है? फॉरफिट कर सकते हैं, ग्रांट, जब्ती कर सकते हैं उसके ग्रांट की। और इस केस में देखो, इस केस में है ना कैसे रिकवर होगा? अब उन्होंने मैनेजमेंट में तो ले लिया, लेकिन उनको पैसा तो रिकवर करना है ना, तो कैसे रिकवर करेंगे? इन दी सेम वे एज लेसी और असाइनी। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं स्पेशल मोड ऑफ रिकवरी, देखते हैं इसमें क्या स्पेशल है। ये कह रहा है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट और लॉ। ओके समझ गए। डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर DEO, इसको DO पढ़ो, परफ्यूम वाला DO नहीं, है ना डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर, क्योंकि देखो यहाँ समझना इसलिए ज़रूरी है ना, क्योंकि यहाँ पे तो देखोगे ना आप, एक्साइज कमिश्नर और ये सब वर्ड यूज़ किया गया है, यहाँ यूज़ किया गया है डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर 40A में। तो कह रहा है एक नोटिस भेजेगा इन राइटिंग, एक नोटिस भेजेगा, और सेंडिंग अ कॉपी टू द लास्ट नोन एड्रेस ऑफ अ पर्सन, वहाँ उसको एक कॉपी भेज देगा, एक नोटिस भेज दिया, और साथ में जहाँ पर भी उसको लगता था ये लास्ट यहाँ पे देखा गया है, पाया गया है, इसका लास्ट यहाँ घर है, जो भी नोन है, वहाँ उसको एक कॉपी भेज देगा। अब देखे, अब इसमें देखो क्या है ना, इसमें तो हम किससे रिकवर कर रहे थे 40 में? पर्सन लाइबल या फिर उसके श्योरिटी में। अब देखो यहाँ पे क्या है, देखो मान लो एक्स पर्सन है, ये गया था एक्साइजेबल आर्टिकल, मतलब ये बेच रहा था, फॉर एग्जांपल मान लो लिकर शॉप चला रहा था, ठीक है। अब इसको दिया गया, एक मिनट, हाँ इसको मान लो, एक काम करते हैं, थोड़ा सा स्पेस कम है, तो इसको मान लो ये लाइसेंस, ये मान लो लाइसेंस देने वाली अथॉरिटी थी एक्स, वाई ने लाइसेंस लिया, अब इसने कर दिया डिफ़ॉल्ट, इसने मतलब पैसे नहीं दिया, अब रिकवरी इससे करनी है, वाई से रिकवरी करनी है, पर वाई जो है ना जेड से पैसे मांगता था। ओके तो यहाँ इस 40A में है ना किससे रिकवरी हो रही है? जेड से, मतलब जेड का भी डेटर, वाई का डेटर कौन था? जेड। यहाँ श्योरिटी या फिर वाई से, वाई की श्योरिटी या फिर वाई से रिकवरी नहीं होगी 40A में, यहाँ होगी जेड से, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें बेहतर दिखने लग जाए, थोड़ा कचरा ज़्यादा हो जाता है। अब देखो यहाँ क्या, एनी पर्सन फ्रॉम होम एनी अमाउंट इज ड्यू और मे बिकम ड्यू टू द डिफ़ॉल्टर। मैंने जैसा आपको बताया, वाई किससे पैसे मांगता था? जेड से। तो एनी पर्सन फ्रॉम होम एनी अमाउंट इज ड्यू, तो जेड का अगर अमाउंट ड्यू था किससे? वाई से,
तो यहाँ जेड से कर लेंगे। और सेम ये भी यही बात बोलता है, एनी पर्सन हु होल्ड्स एनी मनी सब्सिक्वेंट टू होल्ड एनी मनी फॉर दी ऑन अकाउंट ऑफ सच डिफॉल्टर। वाई यहाँ डिफॉल्टर है, इससे पैसे मांगता था जेड, तो वाई के बिहाफ पे पैसे अगर जेड रखता हो या वाई इससे मांगता हो तो जेड से। कैसे? एज पर मैनर एंड टाइम मैंशनड इन दी नोटिस। कैसे? जो ये वाला नोटिस गया है ना, ऊपर वाला नोटिस इन राइटिंग, उसी में लिखा होगा कैसे रिकवर करना है। दी अथॉरिटी इशूइंग नोटिस अंडर 1 में एट एनी टाइम फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब वो जो नोटिस अमेंड कर सकते हैं, रिवोक कर सकते हैं, और टाइम पीरियड एक्सटेंड कर सकते हैं। मैक्सिमम कितना? 3 मंथ्स। प्री का क्वेश्चन है, याद कर लेना, दिमाग में फिट कर लेना। ओके, अब आते हैं तीसरे पे। अ पर्सन मेकिंग पेमेंट इन कंप्लायंस विद अ नोटिस शैल बी डीम्ड टू हैव मेड पेमेंट authority of the defaulter and the treasury receipt of the challan such payment shall be the good and sufficient proof। मतलब जैसे ही जेड पेमेंट कर दिया, मान लो जेड ने, अब इसके अगेंस्ट में इसको कोई तो रिसिप्ट, कोई तो सबूत मिला होगा कि हाँ साहब आपकी पेमेंट हो गई। ओके, तो जैसे ही वो जाकर के ट्रेजरी विभाग में, ट्रेजरी में जाकर के जमा कर देगा, या कोई भी बैंक का चालान है, पुराने मेथड है, अब ये यूपीआई से पेमेंट थोड़ी लेंगे, अभी इनको समय लगेगा है ना, गूगल पे, फ़ोन पे यूज़ करने में। तो ये अभी तक बेयर एक्ट के अकॉर्डिंग ये ट्रेजरी में जा कर के और बैंक चालान के थ्रू अगर कोई पेमेंट कर देगा, तो जो उसकी रिसिप्ट होगी उसको मान लेंगे क्या? सफिशिएंट प्रूफ ऑफ डिस्चार्ज। ये मान लिया जाएगा कि हाँ जेड ने पेमेंट कर दी है, और वाई जो डिफ़ॉल्टर था वो लाइबिलिटी अब उस पर नहीं रही। ओके, आगे बढ़ते हैं। Any person discharging any liability to the defaulter after service on him notice shall be personally liable to the state to the extent of the liability discharge, to the extent of liability whichever is less। देखो, any person discharging liability to the defaulter after service on notice shall be मतलब ये कह रहा है कि जैसे ही Z पे नोटिस गया था ना, तो Z की लाइबिलिटी कैसी हो गई थी? वो Z पर्सनली लाइबल हो गया था। किसको? स्टेट गवर्नमेंट को। ओके, और जितना देखो, टू द एक्सटेंट ऑफ अ लाइबिलिटी डिस्चार्ज, जितना उसको पैसा देना था, और टू द अमाउंट ऑफ जितना भी नोटिस में डिमांड किया गया था, विच एवर इज लेस। इसमें कुछ है नहीं, ये सिंपल रीडिंग का है, आप भी रीडिंग मारोगे तो आपको भी समझ आ जाएगा। जो मेन जो कॉन्सेप्ट था ना इसका, बस यही था कि 40A में मेन डिफरेंस क्या है, तो आपको याद रखना है पर्सन प्राइमरी लाइबल, यहाँ श्योरिटी, और यहाँ पे डेट, जो डिफॉल्टर है उसके डेटर से अपन पैसे रिकवर कर रहे हैं। ओके, अब एक बार ये भी पढ़ लेते हैं। वेयर अ पर्सन टू होम नोटिस इज सेंड प्रूव्स डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर दैट। अब देखो, जेड आकर के कह देता है कि साहब मेरे पास तो कोई पैसा नहीं था, आपको शायद गलत फहमी हुई होगी। वाई माना कि डिफ़ॉल्टर है, पर आपको शायद आपको गलत लगा, आप गलत फहमी में हो कि जेड वाई मुझसे पैसे मांगता है। वो आकर के कन्विंस कर देता है कि साहब वो मुझसे, वाई जो डिफ़ॉल्टर है मुझसे पैसे नहीं मांगता है, मैं उसको पैसे देने के लिए लायबल नहीं हूँ। ठीक है, यही देखो, यही लिखा, ही डज नॉट होल्ड एनी मनी ऑन अकाउंट ऑफ डिफ़ॉल्टर, देन नथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू रिक्वायर सच। तो जैसे ही अगर डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर कन्विंस हो जाता है, तो जेड को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल मीनिंग है, और कुछ नहीं है इसके। आप कुछ भी पढ़ोगे ना, 2, 3, 4, 5, अब देखो बेयर एक्ट में है ना, यही चीज़ है ना, डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में बड़ी बड़ी बातें लिख रखी है। जब आप इनको तोड़ोगे ना, ऐसे नोट्स बनाओगे ना, तो आपका काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। आई गेस आपको समझ में आ रहा होगा। बड़ी मुश्किल से मैंने भी नोट्स बनाए, मेरे पास टाइम नहीं रहता है, पर मैंने कहा चलो कर ही रहे हैं कंटिन्यू सीरीज़, तो आगे मैं बना ही देता हूँ। नोट्स पूरे तैयार हो गए हैं एकदम आगे तक। ठीक है, अब देखो 41, 42 भयानक सेक्शन, लंबे चौड़े पेजेस भर रखे हैं। इसी के तो पैसे लिए हैं बुक इसी के तो पैसे लिए हैं सर, 2-4 पेज तो यही बढ़ा देते हैं बेयर एक्ट में, क्या करें। अब देखो, क्या ये याद करने 41, 42, देखो बेयर एक्ट में है ना, बड़े बड़े दे रखे हैं, बड़े बड़े लिख रखे हैं। मैंने कोशिश किया है कि इनको एक लाइन में निपटा दूं सबको, शॉर्ट। ओके, तो आप एक्सेप्ट जो ये लास्ट 3 हैं, इन तीनों को छोड़ दो, इतना
बाकी सब आप ये पूरा पेज देख लो, ठीक है। ये मैंने सबको एक एक लाइन में निपटा दिया है। मतलब वहाँ बड़े बड़े लिखे हैं, मतलब सेम ही निकलता है। ओके, तो ये पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स, पावर ऑफ चीफ एक्साइज अथॉरिटी टू मेक रूल्स। तो सर क्या ये पढ़ने, याद करना है? देखो, मेरा मानना है कि हर कोई चीज़ याद नहीं करनी चाहिए। बैरेक्ट का कुछ पोर्शन होता है जो स्किप मारा जा सकता है। थोड़ा बहुत तो जीवन में रिस्क लेना पड़ेगा ना। अब जो आ गया, क्या कर सकते हैं। अब अगर अपन यही पढ़ने बैठ गए तो इसमें, इस एक्ट में तो इतनी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उनका क्या होगा। तो आपको अपने इंटेलेक्ट एबिलिटी यूज़ करना है, आपको अपना समझ यूज़ करनी है कि मुझे क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। मैं ये नहीं कह रहा पूरा ही छोड़ देना। अब देखो इसके लिए क्या करना, 41 42 जब मैं भी पढ़ता था ना, तब मैं क्या करता था, जैसे इस टाइप के सेक्शंस आते थे ना, जिनको देख करके यार अब इसको क्या करें, इसको पढ़े छोड़ें, क्या करें, तो क्या करना, जब भी एग्ज़ाम हो, अभी के लिए इसको स्किप मार देना, जब भी एग्ज़ाम हो उसको एक रात पहले, ठीक है, नाइट बिफोर, या फिर मान लो अगर 11 बजे से एग्ज़ाम है, ठीक, तो 9 बजे आप इसको 2 बार रीड कर लेना सुबह सुबह। तो या तो एग्ज़ाम के एक दिन पहले के लिए छोड़ दो ये, या फिर एग्ज़ाम जिस दिन हो उसके सुबह सुबह ये 2 सेक्शन रीड कर लेना। अब इसको रटने जाओगे, नहीं रटा जाएगा। मेरी बात मानना, जो इसको रट रहा है ना वो मतलब गलती कर रहा है, क्योंकि काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आ सकती है और ये पॉसिबल भी नहीं है ना। देखो 1 2 3 4 5 होते तो रट लेते। ह्यूमन ब्रेन की भी एक सर्टेन लिमिटेशंस है, ज़्यादा रटने के चक्कर में कुछ अपन अच्छा खो देंगे। तो जैसे बोलते नहीं है अपने जो बड़े होते हैं कि ज़्यादा पाने के चक्कर में तुम शायद जो है वो भी खो दो। तो बस वही बात है, बाकी आप लोगों पे डिपेंड करता है। तो अब चाहो तो इसको पढ़ लेना स्क्रीनशॉट लेकर के। ओके, नोट्स तो पूरे तैयार हो गए। अब वीडियो बड़ा हो जाएगा, अगला आगे का पार्ट अपन अगले लेक्चर में रखते हैं। ओके, अच्छा लगे तो नीचे कमेंट करके बताना। थैंक यू सो मच।